हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित इस वीडियो में आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति और जितने भी रिट हैं, कौन कौन सी रिट होती हैं तथा ये रिट कब जारी की जाती हैं, सभी का हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा इस कारण से कहा है कि जब भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार मिला हुआ है, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है। और आर्टिकल 32 भी स्वयं एक मूल अधिकार है, अर्थात जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकारों के उल्लंघन पर जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका या ऐसी पिटीशन को ग्रहण करेगा ही करेगा और अपना आदेश या रिट जारी करेगा ही करेगा। इस कारण से मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला उच्चतम न्यायालय को कहा गया है। अब सवाल यह है, क्या ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात उच्चतम न्यायालय में जाने का जो अधिकार है मूल अधिकारों के उल्लंघन पर क्या ये कभी निलंबन भी किया जा सकता है? तो आंसर है यस। देखिए, आपातकाल की स्थिति में जब भी देश में आपातकाल की स्थिति होती है या इमरजेंसी लगी होती है तो उस समय पर राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं आर्टिकल 359 के तहत कि इन मूल अधिकारों के उल्लंघन पर जो भी उल्लेख राष्ट्रपति करते हैं कि आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब सीधा सा है कि ये जो आर्टिकल 32 जो उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको आपात की स्थिति में जो है निलंबित किया जा सकता है। एक तो ये सवाल है। दूसरे नंबर पर दूसरा सवाल है, क्या हमारी संसद संविधान के उल्लंघन पर ऐसी अधिकारिता किसी अन्य न्यायालय को दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, हमारी संसद ऐसा कर सकती है। लेकिन अभी तक यह केवल उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर जाया जा सकता है। ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में फिर क्या अंतर है? अभी मैंने बात बताया, जो आर्टिकल 226 है मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, और आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी एक मूल अधिकार है और इसको जो है ऐसी पिटीशन को ग्रहण करने से सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा। लेकिन चूंकि आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय में जाने का मूल अधिकार नहीं है, तो हो सकता है कि उच्च न्यायालय आपकी याचिका को या पिटीशन को ग्रहण करने से मना कर दे या आदेश या रिट निकालने से मना कर दे। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत चूंकि ये खुद ही मूल अधिकार है तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करेगा ही करेगा। तो ये बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रिट जारी करने की जो ताकत है उच्चतम न्यायालय की, वो मूल तो है लेकिन अनन्य नहीं है। ये अनन्य वर्ड आता है, इसका मतलब ये है कि ये ही शक्ति हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को भी दी गई है। अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय का जो रिट संबंधी न्यायिक अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय से ज्यादा है, इसीलिए मैंने उच्चतम न्यायालय को यहां पर नीचे रखा है। और ये माननीय इलाहाबाद न्यायालय की तस्वीर है, यहां पर देख सकते हैं फोटो। तो उच्च न्यायालय का जो रिट संबंधी न्यायिक अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय से ज्यादा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था और मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आखिर कैसे? देखो, जब भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे कहां जाते हो? उच्चतम न्यायालय में। और आर्टिकल 226 के तहत आप सीधे कहां जाते हो? उच्च न्यायालय में। तो आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है और वो रिट होती हैं कितनी? 5। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन
अब फर्क यह है कि सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। शर्त यह है मूल अधिकारों का ही उल्लंघन होना चाहिए। जबकि जो उच्च न्यायालय है आपका, ये उच्च न्यायालय है आपका, आप मूल अधिकारों के उल्लंघन के अलावा अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी हाई कोर्ट जा सकते हो। अर्थात हाई कोर्ट अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी या किसी कानून के मामले में भी रिट जारी कर सकता है, बेशक वो अधिकार जो है आपका मूल अधिकार हो या ना हो। इसी कारण से कह सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय की जो रिट संबंधी न्यायिक अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर, अब ये तो क्लियर हो गया, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र। अब देखो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझना है। ये है यहां पर रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र या रिट संबंधी न्यायिक अधिकार, और यहां पर है क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र। तो क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र तो सुप्रीम कोर्ट का ही बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट केवल और केवल जो रिट जारी करता है जिस स्टेट में उसकी अधिकारिता होती है या जिस स्टेट के ऊपर अधिकारिता होती है, केवल उस क्षेत्र के लिए ही रिट जारी कर सकता है। तो क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र तो ज्यादा बड़ा है उच्चतम न्यायालय का, लेकिन रिट संबंधी न्यायिक अधिकार बड़ा है उच्च न्यायालय का। तो ये बात समझने की जरूरत है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पर रिट, कितने प्रकार की रिट होती हैं और ये रिट जारी कब की जाती हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में ये जो है तथ्य के आधार पर क्वेश्चन आता है। तो मैंने इसमें जो 5 जो रिट जारी की जाती हैं उच्च न्यायालय द्वारा और उच्चतम न्यायालय द्वारा, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनको रखा है। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस 2019 में इंग्लिश में रिट पूछ ली थी। सबसे पहले हम देखते हैं रिट क्या होती है। रिट का मतलब होता है न्याय का झरना, अर्थात जो ब्रिटेन का राजा जो न्यायिक आदेश देता था उसको रिट अर्थात न्याय का झरना कहते थे। तो ये शब्द वहीं से ही आया है। सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं। इसका अर्थ होता है हमें शरीर चाहिए, अर्थात टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब होता है, ये आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि यूपी पीसीएस 2019 में इंग्लिश में पूछ लिया था। और यदि इंग्लिश में पूछ लेता है, आप हिंदी में तैयार करके जाते हैं तो आपका मूल अधिकार से क्वेश्चन आता है तो आपकी सारी तैयारी बेकार, अर्थात मूल अधिकार पर जो मेहनत की थी वो सारी बेकार हो गई, क्वेश्चन वहां जो है अटक सकता है। तो टू हैव द बॉडी ऑफ। अब देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण कब ये रिट जारी की जाती है। दरअसल जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय देखता है कि जिसको हिरासत में रखा गया है, अर्थात जेल में रखा गया है या नजरबंद रखा गया है, कि वो न्याय सम्मत है या नहीं। यदि वो न्याय सम्मत नहीं है तो उसी को ही बुलाता है जो हिरासत में रखा गया है। इसी वजह से इसका नाम है हमें शरीर चाहिए, प्रत्यक्ष उसको बुलाता है और ये देखता है कि भैया ये हिरासत जो है न्याय सम्मत है या नहीं है, कहीं कार्यपालिका की डिक्टेटरशिप तो नहीं चल रही, किसी को भी लिया और बंद कर दिया जेल में, है ना। जब आप ये वर्ड देखते हो कि सरकार किसी को भी लेती है और बंद कर देती है तो यही बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो बंदी यदि वो माननीय न्यायालय देखते हैं कि उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कि भाई इसकी तो हिरासत गलत है, तो तुरंत छोड़ने का आदेश वो देता है। ठीक है। अब ये कब जारी नहीं की जाती? ये तब जारी नहीं की जाती यदि किसी की हिरासत कानून के द्वारा हुई है या न्यायालय की अवमानना के द्वारा हुई है, न्यायालय का अपमान कर दिया, या किसी न्यायिक आदेश के द्वारा हुई है, या सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वो विषय नहीं है, तब रिट जारी नहीं की जाती। अब देखते हैं हम परमादेश, इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, अर्थात वी कमांड, इंग्लिश में वी कमांड। अब ये हम आदेश देते हैं, अब हम आदेश परमादेश। अब ये रिट कब जारी की जाएगी? देखो जो कोई सरकारी अधिकारी है, अर्थात संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ है, सरकारी अधिकारी है और उसको शक्तियां मिली हुई हैं काम करने की और वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, तो ये तब रिट जारी की जाती है। मान लो कि आपका तहसीलदार है, तहसीलदार का काम होता है, एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आप जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार नहीं बना रहा है। अब उसको शक्ति मिली हुई है, उसका कर्तव्य है कि वो जाति प्रमाण पत्र बनाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे सकता है, परमादेश रिट जारी कर सकता है कि भाई आप कार्य करो, अर्थात जाति प्रमाण पत्र जारी करो। अब देखते हैं हम प्रतिषेध, इंग्लिश में प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है रोकना, किसी बात को रोकना। इंग्लिश में टू स्टॉप और टू या टू फॉरबिड। ये अधीनस्थ न्यायालय का लेख
इसको बोलते हैं। अब ये प्रतिषेध कब किया जाता है? देखो, सबसे पहले प्रतिषेध का मतलब समझेंगे यहां पर रोकना। देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उससे नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अर्थात सबॉर्डिनेट जो आपके न्यायालय होते हैं, तो जब वो किसी केस की सुनवाई कर रहे होते हैं या किसी केस की सुनवाई उसमें चल रही होती है, उस समय पर जब या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जब ये देखते हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अपनी अधिकारिता से बाहर काम कर रहा है या किसी या फिर न्यायिक दोष है, अर्थात अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है या फिर न्याय के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो उसे तुरंत केस को रोकने का आदेश देता है, टू स्टॉप। इसी वजह से इसका नाम टू स्टॉप रखा गया है। और ये अधीनस्थ न्यायालय और जो न्यायालय हैं, न्यायालय की तरह काम करते हैं, और जो अर्ध न्यायालय हैं केवल उनके ही खिलाफ जारी की जाती है। ये ध्यान समझने की जरूरत है। चौथा, उत्प्रेषण। जो उत्प्रेषण है, इसका इंग्लिश में नाम है सर्टिओरारी। तो यहां पर है या पूर्णतया सूचित कीजिए, अर्थात टू बी सर्टिफाइड, और इसको पोस्टमार्टम रिट भी कहते हैं। बिहार पीसीएस में पूछा गया है पोस्टमार्टम रिट। पोस्टमार्टम रिट क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा। दरअसल ये जो प्रतिषेध है ये तो तब जारी की जाती है जब केस चल रहा होता है, लेकिन ये तब जारी की जाती है जब केस का फैसला अधीनस्थ न्यायालय सुना देते हैं। अब यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखेगा कि भाई अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकारिता क्षेत्र के बाहर जाकर काम किया है या न्याय के अनुसार काम नहीं किया है, तो उस केस को अपने पास मंगवाता है, उसे उसका पोस्टमार्टम करता है, उसको खोलता है और फिर दोबारा से जो है सही न्याय के अनुसार जो है डिसीजन देता है। यही कारण है पूर्णतया सूचित कीजिए, अर्थात वो जो केस जो है उस केस को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को सूचित आप करो, पूरी तरह से उसकी फाइल कहाँ कमी हुई है पूरी तरह से अधीनस्थ न्यायालय से वो मंगाता है और फिर वो न्यायिक सुधार करके डिसीजन देता है। इसी वजह से इसको पोस्टमार्टम रिट भी कहते हैं। अब जो पांचवी है अधिकार प्रक्षा, क्यों वारंटो। इसका हिंदी मतलब होता है किस अधिकार से, बाय व्हाट ऑथोरिटी, इंग्लिश में होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी। अब यहां पर आप देखेंगे ये केवल और केवल ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो कि संवैधानिक पद पर है। अब देखो, ये रिट जारी करने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं जो विभाग में जो विभागीय स्तर के जो लोग होते हैं, तो मान लिया जूनियर जो व्यक्ति होता है तो प्रमोशन तो होना है किसी ज्येष्ठ व्यक्ति का जिसका नंबर आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो जूनियर व्यक्ति हैं जुगाड़ लगा के, जिसको जुगाड़ कहते हैं हिंदी में, आप जिसको जुगाड़ बोलते हो, तो वो जुगाड़ लगा के अपना प्रमोशन करवा लेता है और जिसका नंबर जो ज्येष्ठ होता है जिसका प्रमोशन होना होता है उसका प्रमोशन नहीं हो पाता। तो वो क्या काम करता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहाँ पूरे उनको सुप्रीम कोर्ट जब देखता है कि भाई इसने जो है कब्जा कर लिया है, अर्थात इसका गलत प्रमोशन हुआ है और इसने सीनियर पद पर कब्जा कर लिया है, तो फिर रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि भाई किस अधिकार से आपने इस पद को ग्रहण कर लिया, जबकि आपका नंबर नहीं था, प्रमोशन दूसरे व्यक्ति का होना था। बस शर्त यही है कि वो जो पद है वो संवैधानिक पद होना चाहिए, अर्थात किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ ये जारी रिट नहीं की जाती। तो ये थी हमारी जो है आर्टिकल 32 226 में अंतर क्या है और रिट जारी कब की जाती है, रिट जारी करने का जो न्यायिक क्षेत्र है और रिट कितने प्रकार की होती हैं, सभी को हमने अच्छी तरह से इस वीडियो में समझा है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जितने भी प्रतियोगी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं एक बात और बता रहा हूं कि इस चैनल पर फालतू की बकवास या इस तरीके से बहकाना नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ स्टडी यहाँ पर इस चैनल पर कराई जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जो भी क्वेश्चन है आप जो है कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।